नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम हल करने जाएंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान प्री बोर्ड पेपर है, जिसका हम हल करने जाएंगे, जो आरबीएसई बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, यदि आप सफल नंबर चाहते हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो वीडियो से पहले आपको बता देते हैं कि ये इसकी पीडीएफ आंसर सहित आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और उस पर पासवर्ड लगाए। पासवर्ड आपको इस वीडियो में एक जगह बोलकर बताया जाएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। एक विद्युत विद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर लगने वाले बल लागुन का मान कितना होता है। तो साथियों, हम जानते हैं इसके बल लागुन का मान होता है पी साइन थीटा। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, छोटी 66 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। यदि छोटी बूंद पर क्यू आवेश हो तो बड़ी बूंद पर क्या आवेश होगा। तो चलिए साथियों, इस क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। तो साथियों, इसका हल ऐसे हो जाएगा, मतलब 66 छोटी बूंदें। तो साथियों, ये 66 बूंदें होगी छोटी, 1 2 3 ऐसे करके 66 छोटी बूंदें। तो सब एक बूंद पर, प्रत्येक बूंद पर कितना क्यू आवेश है। तो ये प्रत्येक बूंद पर यहाँ क्यू आवेश हो जाएगा। तो जब आवेश सभी पर समान है तो प्रत्येक बूंद पर विभव भी समान हो जाएगा। तो आवेश समान है, विभव समान है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से प्रत्येक बूंद पर आवेश प्लस 66 बूंदे, कुल कितनी बूंदे 66 बूंदे, और प्रत्येक बूंद पर आवेश कितना है क्यू आवेश। तो बराबर क्या हो जाएगा, एक बड़ी बूंद हो जाएगा। तो क्यू बराबर 66 बूंदे बराबर एक बड़ी बूंद पर आवेश। तो यहाँ जब क्यू और 66 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66 क्यू बराबर एक बड़ी बूंद पर आवेश हो जाएगा। तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा 66 क्यू। तो हमारा पहला ऑप्शन है जो एक बड़ी बूंद पर आवेश है कितना 66 क्यू, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, 2 ओम के 3 प्रतिरोध तार को किस प्रकार से संयोजित करें, उनका परिणाम प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा। तो साथियों, जब ये किस प्रकार संयोजित करें, 3 प्रतिरोध है, 2 ओम के 3 प्रतिरोध है। तो साथियों, 2 को तो हम करेंगे समांतर क्रम में और 1 को श्रेणी क्रम में करेंगे ना, तब इसका परिणाम प्रतिरोध हो 3 ओम प्राप्त हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा साथियों, जब इनको समांतर क्रम में करेंगे तो इनका प्रतिरोध 1 आएगा और श्रेणी क्रम में करेंगे 2 आएगा, प्लस करेंगे बराबर हो जाएगा हमारा 3 ओम। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एम्पीयर के नियम का गणितीय रूप। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्पीयर के नियम का गणितीय रूप। दूसरे 5वां क्वेश्चन हमारे सामने, लेंज नियम की भौतिक राशि संरक्षण पर आधारित, किस राशि पर। तो साथियों, इसका हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फोटो सेल में विद्युत धारा का मान निर्भर करता है। तो साथियों, फोटो सेल में विद्युत धारा का मान विकिरण की तीव्रता व तथा विभवांतर पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये नाभिकीय अभिक्रिया है, अभिक्रिया में हमने क्या है। तो साथियों, ये हो जाएगा अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है 8वां, नाभिकीय अभिक्रिया अर्धचालकों में आबद्ध होते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में जो अर्धचालक होते हैं ना, उनके मध्य सहसंयोजी आबद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न परिपथ का आउटपुट होगा। तो साथियों, इसने ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन इसके ऑप्शन होने चाहिए। तो इसमें ये है जो नॉर गेट है, नॉर गेट, और नॉर गेट में इसका ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए यहाँ पर 1 दिया गया है और बी भी 1 दिया गया है। इनका मान हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रिक्त स्थान है जिनको हमें भरना है। तो पहला हो जाएगा, समांतर संयोजन में प्रत्येक धारिता का खाली स्थान समान होता है तथा आवेश भिन्न होते हैं। तो साथियों, इसमें आ जाएगा विभवांतर। तो समांतर क्रम में हमेशा विभवांतर समान रहता है। ठीक है साथियों, विभवांतर समान हो जाएगा। दूसरा है, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 47 किलो ओम है,
इस पर बैंड का रंग किस प्रकार होगा। चलिए साथियों इसका हम आंसर हल करते हैं। तो साथियों इसका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। हमें ओम आर का मान, प्रतिरोध का मान तो दिया गया है 47 किलो वाट। तो साथियों यहाँ पर 47, तो किलो ओम का मान होता है 10⁻³ ओम। तो यहाँ हो जाएगा 47 × 10⁻³ ओम। तो ये इनमें ये प्रतिरोधों का इनमें 4 परतें होती है साथियों। तो वर्ण कोड यहाँ पर हमने दिए गए, ये ब्लैक, भूरा, लाल, नारंगी, पीला सबका। तो यहाँ पहले यहाँ 47 मतलब 4, तो 4 यहाँ पर है, आपको यहाँ पर देख रहे हैं तो ये पीला हो जाएगा, पहला कलर तो पीला हो जाएगा। और दूसरा 7, 7 कहाँ पर, 7 यहाँ पर है, तो दूसरा हो जाएगा बैंगनी, दूसरा कलर बैंगनी हो जाएगा। और फिर दिया गया 10⁻³ 10⁻³ यहाँ पर दिख रहा है साथियों। तो ये हो जाएगा गुणांक में नारंगी कलर। तो ये 3 कलर हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा पीला, नारंगी और बैंगनी। साथियों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी कुंडली में प्रेरित धारा निर्भर करती है। तो एक तो ये प्रेरित धारा कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, और एक कुंडली में पर फ्लक्स परिवर्तन की दर को, और एक हो जाएगा आपका प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है। अगला हमें दिया गया है ताप वृद्धि से अर्धचालकों की चालकता। तो साथियों हमेशा ताप में वृद्धि होगी तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ेगी, या अर्धचालकों की चालकता बढ़ेगी। ठीक है साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया गया है, क्या वही ब्रिज सहायता से कार की बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। तो साथियों इसकी सहायता से हम कार की आंतरिक बैटरी का प्रतिरोध ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि साथियों कार की बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, वो होता है 0.01 ओम होता है। तो साथियों ये बहुत अल्प है, तो ये सिद्धांत अल्प मान ज्ञात नहीं कर सकता, इसलिए इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, यदि किसी परिनलिका की लंबाई उसके कुल फेरों की संख्या तथा प्रवाहित धारा की 2 गुनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र कितना गुना हो जाएगा। तो साथियों यदि धारा और फेरों की संख्या को 2 गुनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र भी 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, 2 कुंडलियों को किस प्रकार लपेटना चाहिए कि प्रेरित विद्युत बल का मान अधिकतम हो। साथियों ये कोई प्लेट है, तो इस प्लेट पर ये साथियों कोई प्लेट हो जाएगी। तो प्लेट पर हमेशा ये क्या दिया, 2 कुंडलियों को, तो एक कुंडली तो ये इस प्रकार हो जाएगी साथियों, और दूसरी कुंडली ये इस प्रकार हो जाएगी। तो दोनों कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेटने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ना, वो सबसे अधिकतम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेटने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, इन दोनों में से किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बड़ी होगी। तो साथियों इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान प्रोटॉन की डी ब्रोगली से अधिक होगा साथियों। इलेक्ट्रॉन का मान अधिक होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं, विभिन्न तीव्रता तथा समान तरंगदैर्ध्य के 2 प्रकाश पुंजों के लिए प्रकाश विद्युत तथा एनोड के बीच ग्राफ खींचिए। साथियों ग्राफ इस प्रकार हो जाएगा, ये ग्राफ साथियों इस प्रकार हो जाएगा, ये निरोधी विभव तो इधर 0 हो जाएगा, निरोधी विभव, और ये धारा और विभवांतर। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आप देख लीजिएगा ये ग्राफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की 2 अर्ध आयुओं के बराबर समय में उपस्थित परमाणुओं की संख्या रह जाएगी। तो साथियों इसमें परमाणुओं की संख्या 1/4 गुना रह जाएगी, 1/4 गुना रह जाएगी। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है,
दो नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, इनकी द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो हमने माना नाभिक की त्रिज्या R1 और R2 है और द्रव्यमान A1 और A2 है। तो साथियों हमें दिया गया R1 अनुपात R2 है, 1 अनुपात 2 है। साथियों नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी R0 A की पावर 1/-3। तो R1 बट्टा R2 बराबर A1 बट्टा A2 की पावर 1/3। साथियों इसमें 1/2 बराबर हो जाएगा A1/A2 की पावर 1/3 बराबर हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे साथियों। तो 1/2 की पावर 3 बराबर A1/A2। फिर साथियों A1 और A2 का अनुपात आ जाएगा 1:8। फिर साथियों अगला चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो इसका आंसर हमें बड़ी बात समझना, तो हम इसका आंसर थोड़ा बड़ा करेंगे। एक सीधी रेखा में समान दूरियों पर 3 आवेश -Q, Q तथा -Q स्थित है। यदि तीनों कोई निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा हो तो कुल स्थितिज ऊर्जा 0 हो तो Q अनुपात q का अनुपात कितना होगा? साथियों इसका आंसर हम यहाँ से देखेंगे, आगे हमने दिया है आंसर इसका यहाँ पर। साथियों ये इस प्रकार हो जाएगा इसका आंसर, ये आंसर रहा इसका। साथियों ये पहले तो हमने ये एक सीधी रेखा में ये 3 पहले आवेश हमने यहाँ लगा दिए, मान लिए ये -Q, ये Q और ये भी -Q। साथियों हमें Q अनुपात q याद करना है। तो इस तरह से U बराबर होता है KQ1 Q2/R होता है। तो साथियों U1 बराबर हो जाएगा KQ, और ये पहले इसको माना है यहाँ से, ठीक है साथियों। तो ये Q/R हो जाएगा और ये 2 का मान ये आ जाएगा, यहाँ Q -Q हो जाएगा साथियों, और 3 का मान आपके सामने ये आ जाएगा, दोनों -Q हो जाएगा। पहले ये दोनों माने, दो बार ये दोनों, फिर ये दोनों, क्योंकि इसमें हमें पहले दो लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 2 आवेश ही होते हैं, इसलिए 2 आवेश हम लिए। फिर कुल स्थिति ऊर्जा हमें दी गई कितना है? 0 है। तो U1, U2 और U3 कुल स्थिति ऊर्जा 0 हो जाएगी साथियों। तीनों का मान हमने यहाँ रख लिया। मान रखने के बाद में ये K को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और R को भी कॉमन ले लिया, R तीनों में है, R को भी कॉमन ले लिया और फिर इनके हमने बराबर 0 रखा। साथियों इसका हमने ज्ञात किया, तो यहाँ पर इस प्रकार से Q अनुपात Q बराबर 1/4 आएगा। साथियों अगला 5वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, इसकी धारिता 8 पिकोफैराड यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इसके बीच के स्थान पर स्वपरावैद्युतांक एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? साथियों ये 2 पट्टिका हो जाएगी, इनके बीच की दूरी d हो जाएगी और इसके अंदर वायु है साथियों। तो इसकी धारिता हम जानते हैं C बराबर E0 A/D बराबर 8 × 10⁻12 फैराड होती है साथियों। फिर इसके अंदर क्या किया हमने, इस परवैद्युत का एक तो पदार्थ भर दिया और इसकी दूरी d थी ना, तो हमने D/2 कर दिया। तो D/2 करने के बाद में हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो साथियों ये धारिता हो जाएगा KE1 KE0 A × 2/D हो जाएगा। तो 2 KE0 A/D, फिर हमने यहाँ पर मान रख दिया सब, ये मान हमने दिया है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आ जाएगा 96 पिकोफैराड। फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, धातु इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग का मान अति लघु क्यों होता है? तो साथियों धातु इलेक्ट्रॉनों के मान अति लघु होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक टक्कर से दूसरी टक्कर तक की चली गई मध्यमान दूरी, शांतिकाल, लगा समय, धातु। तो साथियों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब गति करते हैं ना,
इलेक्ट्रॉन हमेशा यादृच्छिक रूप से गति करते रहते, तो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते तो उनके बीच टक्कर होती है। टकराव के कारण यहाँ विश्रांति काल जेड और इनके माध्य की दूरी लैम्बडा, तो विश्रांति काल का मान मतलब इसमें लगे समय कम होता है, तो कम होने के कारण का अपवन वेग भी कम होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक सेल जिसकी विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, एक 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ी गई है। सेल का टर्मिनल विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो साथियों, इस प्रकार का इसका डायग्राम हो जाएगा। ये तो हमें दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, ई का मान दिया गया है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल दिया गया है, और आर का मान भी 0.1 ओम दिया गया है, और प्रतिरोध भी हमें 3.9 ओम दिया गया है। तो आई बराबर हम जानते हैं ई अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा, ई का मान 2 दिया गया, हमने 2 रख दिया यहाँ पर, ये 3.9 और आर का मान है 0.1, तो बराबर आ जाएगा 0.5 एम्पीयर आ जाएगा। धारा ये आ गई। वी का मान हम ज्ञात करेंगे 2 माइनस 0.5 इंटू 0.1, तो इसका वी का मान आ जाएगा यहाँ पर 0.95। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 8वां क्वेश्चन है, L1 तथा L2 स्वप्रेरित वाली कुंडलियों के मध्य महत्तम अन्योन्य प्रेरण क्या होगा। साथियों, ये दो कुंडलियाँ हो जाएगी N1 और L2, तो इनके मध्य महत्तम अन्योन्य प्रेरण M हो जाएगा। साथियों, M माना हमने, तो M अन्योन्य प्रेरण हो जाएगा, और युग्मित गुणांक के बराबर हो जाएगा M अपॉन √L1 इंटू L2। तो यह M का मान 0 से न के का मान 0 से 1 के बीच होता है, तो यहाँ पर अधिकतम होगा। अधिकतम हमने ज्ञात करना है, तो के का मान अधिकतम 1 होगा, तो हमने यहाँ के का मान 1 रखा, तो इसका अन्योन्य प्रेरण आ जाएगा √L1 इंटू L2, ये अधिकतम हो जाएगा साथियों यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, 2 हेनरी का एक 100 कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा 5 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से घटती है। कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। साथियों, हमें यहाँ पर ई का मान ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल का मान। तो एल का मान हमें दिया गया है, तो माइनस डी आई अपॉन डी टी बराबर 5 एम्पियर। साथियों, डी आई अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा -5, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर घट रही, तो माइनस यहाँ कम होने को प्रदर्शित करता है। साथियों, ई हम जानते हैं माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, तो ये एल का मान यहाँ पर दिया गया है, डी आई अपॉन डी टी का मान जब दिया गया हमने मान रखा, तो यह ई का मान आ गया 10 वोल्ट। 10वां क्वेश्चन हमारे सामने अगला, किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक मोबाइल फोन रखा है, उचित किरण आरेख द्वारा रचना दर्शाइए। व्याख्या कीजिए कि आवर्धन एक समान क्यों नहीं है, क्या प्रतिबिंब की विकृति दर्पण के सापेक्ष फोन की स्थिति पर निर्भर करती है। साथियों, हमने यहाँ पर एक फ़ोन रखा है, तो फ़ोन रखने के बाद हमने यहाँ से ये किरण फोकस बिंदु से होकर इधर जाएगी, और इधर आपतित होकर वापस इधर चल जाएगी, और दूसरी किरण यहाँ से जब निकलेगी नीचे के भाग से फोकस बिंदु से होकर, तो वो यहाँ से निकल जाएगी। साथियों, तो इसका प्रतिबिंब जो यहाँ पर बनेगा अवतल दर्पण, यहाँ प्रतिबिंब आवर्धन एक समान नहीं है, क्योंकि ये इनकी एक ही स्थान पर होने के कारण आवर्धन एक समान नहीं है, और प्रतिबिंब इधर बन जाएगा। ठीक है। फिर 11वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, अशुद्ध व शुद्ध स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। साथियों, अशुद्ध स्पेक्ट्रम हो जाएगा अवयवी रंग आपस में मिले हुए होते हैं, तो इसमें अवयवी रंग आपस में मिले हुए होते हैं, और शुद्ध स्पेक्ट्रम में अवयवी रंग भिन्न भिन्न मिलते हैं तथा सीमा स्पष्ट रूप से पृथक होती है। तो ये साथियों, यहाँ पर अवयवी रंग आपस में मिले हुए होते हैं, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, इस डायग्राम से यहाँ से इससे इंद्रधनुष बनता है। ये
अशुद्ध हो जाएगा और ये इधर शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध स्पेक्ट्रम से इंद्रधनुष बनता है। ये 11वां क्वेश्चन था। चलिए साथियों 12वां क्वेश्चन हमारे सामने, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं और इनके दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। साथियों प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित अणुओं द्वारा अवशोषित कर तथा चारों ओर दिशाओं में फैलना। साथियों जब प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसे वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है और वायुमंडल में कण होते हैं धूल मिट्टी, और धूल मिट्टी वायु में उपस्थित अणुओं द्वारा अवशोषित, तो कणों के कारण ये इधर उधर पूरे फैल जाता है। तो अवशोषण तथा चारों ओर दिशा में विसरण ही ये इसका प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और इसके हम उदाहरण देखें तो साथियों हो जाएंगे आकाश के रंग का पीला होना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना और इंद्रधनुष का दिखाई देना। अगला 13वां क्वेश्चन हमारे सामने है, कांच के एक उत्तल वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा इनके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु प्रतिबिंब का बनेगा। ये प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। साथियों आर का मान हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर और यू का मान भी हमें दिया गया है -30 सेंटीमीटर और वी का मान हमें ज्ञात करना है। n1 1 है और n2 1/5 है। साथियों हम जानते हैं n2/v माइनस n1/u बराबर होता है n2 माइनस n1/r। साथियों हमने यहाँ पर मान रख दिए, ये n2 और n1 और v का मान ज्ञात करना है। तो u का मान और r का मान हमने रखा, तो यहाँ पर v का मान आ जाएगा 125। यहाँ पर v का मान -180 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आभासी और सीधा होगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य, इस अभिक्रिया में क्या होता है। साथियों नाभिकीय संलयन दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिकों की बनने की प्रक्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया से प्राप्त भट्टी नाभिकों का द्रव्यमान भारी नाभिकों का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। द्रव्यमान की यह शक्ति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है और इसकी अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। ये 14वां क्वेश्चन था। और 15वां क्वेश्चन हमारे सामने, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ नमूने में 10⁻⁶ रेडियो एक्टिव नाभिक हैं। इसकी अर्ध आयुकाल 20 सेकेंड है। 10 सेकेंड के पश्चात कितने नाभिक रह जाएंगे। साथियों n0 का मान 10⁻⁶ है और t का मान अर्ध आयु हमें दिया गया है 20 सेकेंड और स्मॉल t का मान भी हमें 30 सेकेंड दिया गया। n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर होता है n0 इंटू 1/2 तो n बराबर हम n का मान हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो n का मान ज्ञात करने के लिए n बराबर होता है t/t और 10/20, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। फिर 1/2 अर्धायु अणुओं के बाद बचे नाभिकों का संख्या बराबर n बराबर हो जाएगी। उसमें मान हमने रख दिया, मान रखने के बाद हमारे पास आंसर आ गया n बराबर 7.1 × 10⁵। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 16वां क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन के निम्न प्राचलों की व्युत्पत्ति करनी। साइक्लोट्रॉन की आवर्ती कोणीय आवर्ती एवं साइक्लोट्रॉन में आयनों की गति ऊर्जा। साइक्लोट्रॉन की आवर्ती इस प्रकार हो जाएगी, आवर्ती बराबर 1 आवर्तकाल, और आवर्तकाल हम जानते होता है 2πm/qb। तो ये ऊपर चला जाएगा और इसकी आवर्ती हो जाएगी qb/2πm। और कण की गतिज ऊर्जा भी हमें पूछिए, तो गतिज ऊर्जा इस प्रकार हो जाएगी, गतिज ऊर्जा E के बराबर 1/2 mv² बराबर 1 mv। तो v का मान हमें पता है, v का मान यहाँ पर होता है qbr/m² और E के बराबर 1/2 m इंटू q² और r²/m²। तो E का मान आ जाएगा q² b² r² और /2m। अगला 17वां क्वेश्चन हमें दिया गया है। साथियों 17वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, दर्पण की रेखीय आवर्धन को परिभाषित करते हुए उत्तल दर्पण का उपयोग बताना है। साथियों रेखीय आवर्धन बराबर होता है m, रेखीय आवर्धन को m से दर्शाते m बराबर l/o होता है।
साथ ही इसकी परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी लेंस या दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को उस दर्पण या लेंस की रे की आवर्धन या रे की आवर्धन कहते हैं। इसका उपयोग उत्तल दर्पण का हमें उपयोग बताना। उत्तल दर्पण का उपयोग हो जाएगा वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पणों में। और दूसरा एक और उपयोग हम लिख सकते हैं, तीक्ष्ण मोड़ पर दूसरी तरफ से आ रही वाहनों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथियों 18वां क्वेश्चन हमें दिया गया, प्रकाश सुग्राही पदार्थ किसे कहते हैं? धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा किन किन भौतिक विधियों द्वारा दी जा सकती है, उन्हें लिखिए। साथियों इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा। साथियों प्रकाश सुग्राही पदार्थ की परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा पदार्थ जिसमें एक विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, ऐसा पदार्थ प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहलाता है। और इसके उदाहरण हम देख सकते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इसके उदाहरण हो जाएंगे। और दूसरा हमें यहाँ कहा गया है कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा किन किन भौतिक विधियों द्वारा दी जा सकती है, तो उनको लिखना है साथियों। तो यहाँ पर हमें 3 विधियों द्वारा दे सकते हैं। पहला हो जाएगा तापायनिक उत्सर्जन। यदि धात्विक पृष्ठ को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की तापायनिक गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनों पर धात्विक पृष्ठ उत्सर्जित हो जाते हैं। और दूसरा है क्षेत्र उत्सर्जन। यदि धात्विक सालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यहाँ बाह्य विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता तो प्रबल विद्युत बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से, यहाँ धात्विक हो जाएगा, धात्विक पृष्ठ से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त होकर उत्सर्जित होना प्रारंभ हो जाते हैं। और तीसरा हम बता सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक विशेष आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का फोटोन धात्विक पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आरंभ हो जाता है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव ये सुग्राही, प्रकाश सुग्राही पदार्थ। ठीक है साथियों, अगला 19वां प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, आवेश संरक्षण से क्या अभिप्राय है, उदाहरण द्वारा समझाइए। और दूसरा इसका दिया गया है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हो। इसका आंसर आवेश संरक्षण का आंसर हो जाएगा, इस संरक्षण नियम अनुसार आवेश की ना तो उत्पत्ति की जा सकती और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उनको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और इसके उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा, ये रहा इसका उदाहरण 12 पर यूरेनियम जिसका परमाणु भार होता है 138 से हम 90% जिसका भार होता है 234 और 2 परमाणु क्रमांक पर हीलियम जिसका भार होता है 7, ये Q1 और Q2। ठीक है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। और दूसरा हमें कहा गया इसमें विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हो। आवेश क्वांटीकरण हम यहाँ बता सकते हैं, आवेश क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। Q बराबर होता है प्लस माइनस NE, जहाँ N 0, 1, 2 आगे ऐसे हो सकते हैं। और E का मान हम निश्चित ये फिक्स है, E का मान 1/6 × 10⁻⁻90 कूलम। अगला 20वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, PN संधि के निर्माण के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के नाम लिखे। इसमें अवक्षय क्षेत्र एवं रोधिका को परिभाषित कीजिए। और इसका दूसरा दिया गया 2 सार्वत्रिक तार्किक द्वारों के नाम लिखिए। एकीकृत परिभाषा परिपथ किसे कहते हैं, 2 लाभ लिखिए। तो इसका पहले का आंसर इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार PN संधि के निर्माण में 2 महत्वपूर्ण घटना घटित होती हैं। एक तो N भाग में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की सांद्रता अधिक होती है, जबकि P भाग में कोटरों की P सांद्रता अधिक होती है। इसलिए P के कोटर N भाग की ओर तथा N के इलेक्ट्रॉन P भाग की ओर विस्तृत होते हैं, जिसके विचरण द्वारा होती है। और आगे हमें संधि तल के दोनों ओर कुछ भाग में न तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं और न ही
कोटर होते हैं। इस भाग को हाशी क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। संधि तल की ओर धनावेश तथा दूसरी ओर ऋणावेश उत्पन्न होते हैं। यहाँ ऋणावेश हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न होते हैं। संधि तल पर एक विभव उत्पन्न होता है जो रोधी का विभव कहलाता है। और दूसरे में हमें दो तार के गेंटों के नाम बताने हैं। तो ये एक तो हो जाएगा नैंड गेंट और दूसरा हो जाएगा नॉर गेंट। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन एकीकृत परिपथ की परिभाषा करना है और इसका साथ में एक और पूछा गया है ना, दो लाभ लिखने हैं। तो एकीकृत परिपथ की परिभाषा हो जाएगी, एकीकृत परिपथ उस परिपथ को कहते हैं जिसमें बहुत से प्रतिरोधक आर, संधारित्र सी, डायोड आदि अर्धचालक के छोटे ब्लॉक जिसे सिप कहते हैं पर बने होते हैं तथा आंतरिक रूप से संबंधित होते हैं। और इसका लाभ हो जाएगा आकार में ये छोटे और सस्ते भी होते हैं। और साथियों ये था हमारा आज का पेपर सॉल्यूशन। साथियों बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, तो इसलिए एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू मित्रों, जय हिंद।